तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। तो पहला पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे पहले जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, और जो सेकेंड पॉइंट था वो परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इन्हीं दो कमियों को दूर करने के लिए बोर आए। कब? 1913 में। ठीक है, तो बोर ने जो ये सिद्धांत दिया है वो सन 1913 में दिया। ठीक है, और किस सिद्धांत का यूज करा है? किस सिद्धांत का यूज कर किया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके। ठीक है, तो मैं पहले डालता हूं हेडिंग बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल, ये जो भाई साहब हैं बोर का परमाणु मॉडल। अब जो ये बोर भाई साहब हैं, इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में तो घूमते हैं, ठीक है, पर सभी कक्षाओं में यानी कि सभी वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूं कि बोर ने सन 1913 में, ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को दूर किया। और मात्र इनकी 3 अभिधारणाएं हैं। कितनी हैं? 3 अभिधारणाएं हैं। पहली अभिधारणा इनकी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए इनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। सेकेंड पॉइंट यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो ऊर्जा बाहर नहीं निकालता। फिर इनसे पूछा गया कि यार ये ऊर्जा कैसे बाहर निकालता है और क्यों बाहर निकालता है? तो इन्होंने एक रीजन बताया ऊर्जा बाहर निकालने का। जब इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में कूदेगा, समझ रहे हो ना, नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा बाहर निकालता, इनका कहना। तो मैं ये 3 एजम्पशन यानी कि 3 अभिधारणाएं मैं लिखवा देता हूं। पहला देखो, तो अगर मैं पहला पॉइंट लूं कि बोर ने सन 1913 में, ठीक है, सन 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, किसके? बेचारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को दूर किया। परमाणु मॉडल में कमियों को दूर किया, ठीक है, कमियों को दूर किया। यानी कि इस मॉडल की निम्नलिखित 3 अभिधारणाएं हैं। बल्कि निम्नलिखित 3 अभिधारणाएं हैं। तो देखते हैं पहली अभिधारणा कौन सी है। तो पहली जो अभिधारणा होती है वो होती है mv/h/2π। यहां मैं n भी लगा देता हूं। तो ये देख रहे हो ना, ये m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो v है वह है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, यह वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या होती है। तो m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। और r क्या है? इस कक्षा की त्रिज्या है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता। और h प्लांक कांस्टेंट है। इसका मान कितना अच्छा से बता रहा, ये h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये h/2π। तो जो पहला पॉइंट था वो ये था इस नियम का। क्या था? कि नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। मैं ये लाइन लिख रहा हूं कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, अर्थात
mvr बराबर NH/2 जहां n क्या पूर्णांकों की संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या आप बता सकते हो। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r क्या है कक्षा की त्रिज्या है, L फॉर प्लैंक कांस्टेंट है। ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो ध्यान देना नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता, सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता है, ठीक है। कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षा में घूमता है, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ठीक है। रदरफोर्ड का यह कहना था कि वृत्ताकार पथ पर घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बाहर निकालता है, जबकि इनका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। समझ में आया? तो यहां सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं इसका कि स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, बिल्कुल साफ साफ मना करते हैं बोर कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो वहां से कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए इसके। तो आप थर्ड पॉइंट करवाते हैं, यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट। देखो फिर ठीक से, इसके बाद जो थर्ड नंबर आता है थोड़ा सा बड़ा है, पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में भी देखते हैं अभी क्या पॉइंट है। तो थर्ड नंबर मेरा ये कहता है, थोड़ा जरा ध्यान देना इस पॉइंट पे, इसका यूज बहुत जगह होता है भाई, इस पॉइंट का यूज हम बहुत जगह कर लेते हैं। दिस इज ए न्यूक्लियस, नाभिक, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर मैं बना रहा हूं पहली कक्षा, ठीक है। फिर मैंने बना दी दूसरी कक्षा, चलो फिर बनाते हैं तीसरी कक्षा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, लो साहब दे दी मैंने ऊर्जा, ठीक है। तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। समझ में आया? अरे भाई जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यहां केवल 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा और पुनः नीची कक्षा में लौट आता है और लौटते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। ऊर्जा का उत्सर्जन लो, ऐसे ऊर्जा बाहर होती है। रदरफोर्ड के बोर के अनुसार इस तरह से ऊर्जा बाहर होती है, ठीक है। तो यह है ऊर्जा का उत्सर्जन, ठीक है। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो इसने ऊर्जा का अवशोषण करा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो इसने ऊर्जा को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ध्यान देना इस लाइन पे। तो जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था कहते हैं। 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है और लौटते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये कहना है बोर का। जबकि रदरफोर्ड कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो ऊर्जा बाहर निकालता। बिल्कुल गलत था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं इसी कहानी को। यहां हो रहा ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का
अवशोषण हो रहा है यहाँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, थोड़ा ज़रा ध्यान देना है। जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर, नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, ऊंची कक्षा में चला जाता है, चला जाता है, ठीक है। जिसे एक्साइटेड स्टेट, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां 10 की घात -8 सेकेंड रुककर, 8 सेकेंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है, नीची कक्षा में लौट आता है, लौट आता है, और लौटते समय, और लौटते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है, करता। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कितनी ऊर्जा बाहर निकालता है। अब बात यहाँ ये आती है कि यार ये कितनी ऊर्जा बाहर निकालेगा। अब इसके अपने मन की तो बस की बात है नहीं, जितनी चाहे इतनी ऊर्जा बाहर निकाल दे। तो मान लो इसकी ऊर्जा कितनी है, मेरे पास E1 है, और इसकी ऊर्जा कितनी मान लेता हूं मैं, E2 है। नीची कक्षा की ऊर्जा E1 है और ऊंची कक्षा की ऊर्जा कितनी है, E2 है। तो इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा कैसी होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि जितने आप नाभिक के निकट होते हो ऊर्जा उतनी कम होती है, जितने आप नाभिक से दूर जाते हो तो ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। मान लो इसकी 10 जूल, इसको मान लो मैंने 5 जूल है, इसकी मान ली मैंने 10 जूल है। तो जब जितनी ऊर्जा बाहर निकली वो ऊर्जा कैसे निकालोगे आप, इस ज्यादा वाली ऊर्जा में से कम वाली ऊर्जा को घटा दोगे। 10 जूल माइनस 5 जूल कितना आ जाएगा आपके पास, 5 जूल आ जाएगा। इतनी ऊर्जा ये बाहर निकालता है, यानी कि दोनों कक्षाओं की जो ऊर्जा अंतर होता है उसके बराबर ऊर्जा ये बाहर निकालता है। समझ में आया यहां तक? तो मैं यही मानूंगा कि भाई माना नीची तथा ऊंची कक्षाओं की ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 में, E1 व E2 में कितनी है, E1 व E2 में। तब अब जो ऊर्जा बाहर हुई है हमारी वो आप फोटोन की ऊर्जा यानी कि प्रकाश की ऊर्जा h न्यू बराबर E2 माइनस E1। तो न्यू बराबर हो गया E2 माइनस के E1 अपॉन H। इस लाइन पे फोकस कर लेना ठीक से, न्यू बराबर E2 माइनस के E1 अपॉन H, ठीक है। यहां क्या मतलब हुआ देखो, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में लौटता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में लौटता है। और इस समीकरण से स्पष्ट है कि परमाणु से केवल एक आवृत्ति की, भिन्न भिन्न आवृत्ति की नहीं, केवल एक आवृत्ति की तरंगें बाहर होती हैं, ठीक है। परमाणु से, ठीक है, केवल एक आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिससे
प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होता है, जिससे प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दोनों कमियां थी, उन दोनों कमियों को यहां पर क्या कर दिया, बोर ने दूर कर दिया। पहले बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।